नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से एक पाठ को देखेंगे। बच्चों, मुझे ये बताइए कि क्या आपको खेलना पसंद है? ये कैसा सवाल है। आपको तो खेलना बहुत ही पसंद है और अगर दिन भर कहा जाए तो आप दिन भर खेलते रहेंगे, है ना? हाँ, तो खेल जो है बच्चों, ये तो बहुत ही आनंददायक और स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है। और खेलते समय आप सब कुछ भूल जाते हैं। ना तो आपको समय का ध्यान रहता है, ना ही आपको अन्य किसी बातों का ध्यान रहता है। तो जब आप खेलते हैं तो क्या एक ही खेल खेलते हैं? नहीं ना, बहुत सारे खेल खेलते हैं। कभी छुपन छुपाई, कभी आप क्रिकेट खेलते हैं, कभी आप फुटबॉल खेलते हैं और भी बहुत सारे इंडोर आउटडोर, मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं और जो घर के बाहर खेले जाते हैं, वैसे खेलों को खेलते हैं, है ना बच्चों? हाँ, तो इन्हीं सब खेलों में एक और खेल है जो हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, हॉकी, है ना बच्चों? तो ये जो हॉकी है, ये कैसे खेला जाता है, क्या आप जानते हैं? तो आज हम लोग जिनकी बात करने जा रहे हैं और जिस पाठ के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है खेल हॉकी। और इस खेल में एक बहुत ही महान खिलाड़ी हुए, जिनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि वो कौन सी तारीख है? वो तारीख है 29 अगस्त। 29 अगस्त को इन खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब तो आप बहुत ही उत्सुक हो रहे होंगे कि आखिर कौन है जिन्होंने इतना अच्छा खेला होगा और इतने अच्छे खेल से अपना नाम कमाया और इतना तक कि उनके जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित हो गया। हाँ, तो आप उत्सुक हो रहे होंगे कि वो कौन है, उनका नाम क्या है और उन्होंने कैसा खेल खेला होगा। चलिए बच्चों, आज का जो आपका पाठ है, पाठ 2, गोल, ये इन्हीं के ऊपर आधारित है। अब गोल जो शब्द है बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे कि गोल क्या कोई वस्तु है या कोई चीज़ है? जैसे आपके मन में भाव आ रहे होंगे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण क्या होता है बच्चों? याद, यादें, अपनी यादगार चीज़ें, अपनी यादगार पल। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। बच्चों, आप उत्सुक होंगे, है ना, कि वो कौन है? तो उन्होंने अपने यादों को एक संस्मरण के रूप में लिखा भी है, बताया भी है। तो हम उन्हीं संस्मरण को देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और इस संस्मरण में उन्होंने कैसा व्यवहार किया, कैसा खेल खेला, कितना संयम रहे और कितने नियम से उन्होंने खेल को खेला, कितना चमत्कारी खेल खेला, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। बच्चों, कहानी यूँ शुरू होती है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। आप भी जब खेलते होंगे तो कभी कभी झड़प हो जाती है ना, कि नहीं मैं सही हूँ, तुम गलत हो, नहीं मैंने सही खेला है, तुमने गलत खेला है, हो जाती है ना। हाँ, लेकिन फिर खेलने के बाद सब सामान्य हो जाता है। तो जिन दिनों हम खेला करते थे, मतलब जो इस पाठ के लेखक हैं, वो जब खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था।
सन 1933 की बात है। बच्चों, ये बहुत पुरानी बात है। देखिए, उन दिनों ये जो लेखक हैं, उन दिनों कह रहे हैं कि मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट्स और सॉपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और तब मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। बच्चों, क्या आप भी ऐसा करते हैं क्या? झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं अपने खेल के दौरान? कभी आपने किसी को चोट पहुंचाई है क्या? ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि इससे सामने वाला खिलाड़ी चोटिल हो सकता है और उसके खून भी निकल सकते हैं, उसे ज़्यादा चोट भी लग सकती है। तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। खेल को हमेशा खेल जैसा ही खेलिएगा। तो ये देखिए, ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण में इन्होंने बताया कि धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते थे, लेकिन जब मैं बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था तो एक खिलाड़ी ने हॉकी स्टिक उठाई और चला दी मेरे सर पर और उन्हें सर में चोट लग गई। अब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो क्या होता है बच्चों? सब लोग उन्हें जल्दी जल्दी उठा के मैदान से बाहर ले आते हैं और उनकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, है ना? देखिए फिर आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करना, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। वैसे मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं उसे घबरा दूं, लेकिन इन्होंने कहा तो वो घबरा गया, है ना? अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब वो तो घबराया हुआ था बेचारा। और तब तक इधर जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या किया, एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, क्योंकि वो तो घबराया हुआ था कि अब मैंने मारा है तो अब मुझे भी मार पड़ने वाली है। ऐसा ही होता है ना बच्चों, कि जब आप कुछ गलती करते हैं तो आप डरे रहते हैं कि अब डांट पड़ने वाली है, और अगर आप किसी को मार देते हैं तो आप डरे रहते हैं कि अच्छा वो बच्चा भी अब मुझे मारने वाला है, कभी ना कभी मौका मिलते ही वो मुझे मारेगा। डर जाते हैं ना। तो वो खिलाड़ी भी इसी तरह डरा हुआ था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इन्होंने क्या किया कि झटपट 6 गोल कर दिए। अब खेल में तो जो खेलना है उसी खेल को आगे बढ़ाते हैं लोग, है ना? और खेल को सोचते हैं कि खेल की तरह हम इसे जीत जाएं, ये नहीं कि मार पीट करके जीता जाए या किसी और तरीके से जीता जाए। तो इन्होंने जब 6 गोल दागे, जब 6 गोल इन्होंने कर दिए, तो इन्हें बड़ा खुशी महसूस हो रहा था कि अरे मैंने तो उसे घबरा दिया और वो घबरा गया और मैं अपना काम कर लिया मैंने। चलिए कहानी में देखते हैं कि आगे क्या है। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरा रहता है कि कहीं उसके साथ भी बुराई की जाएगी। बच्चों, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए आपके माता पिता भी आपको समझाते हैं कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और न ही किसी का बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि
जब आप गुस्से में या कभी गलती से भी कोई काम कर देते हैं तो आप हमेशा डरे रहते हैं गलत कामों से, है ना, कि अब तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी किसी का ना तो बुरा सोचें और ना ही बुरा करें। देखिए, और इसलिए बच्चों ये जो कहानी है ये आपको ये सीख दे रही है कि खेल को हमेशा खेल भावना से खेलनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि कभी भी खेल के मैदान में या जहाँ भी आप खेल रहे हैं तो खेल को खेल जैसा खेलें, ना कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा और ज़बरदस्ती और गुस्सा तानातानी से खेलें, है ना, क्योंकि ये तो खेल है, थोड़ी देर बाद ये ख़त्म होने वाला है और उसके बाद फिर से आप वैसे ही हंसी खुशी हंसते खेलते दोस्त रहने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसी ही किसी खेल में आप कोई गलती कर दें, गुस्सा कर दें और बाद में आपकी दोस्ती टूट जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आगे क्या हुआ कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। कहने का अर्थ है कि आप किसी भी काम को करें तो लगन यानी कि पूरे मन से करें। साधना, साधना क्या है बच्चों? साधना का अर्थ है कि पूरा प्रयास और पूरा अभ्यास, है ना, उसको आप साधना समझ के, पूजा समझ के और पूरे अभ्यास के साथ, क्योंकि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कि अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो क्या होता है बच्चों, हम उस काम में निपुण हो जाते हैं, यानी कि वो काम करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। तो खेल में भी यही नियम है बच्चों कि हम जितना भी अभ्यास करते हैं खेल अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और ये है साधना। और खेल भावना क्या है बच्चों कि हम अपने पुराने लड़ाई झगड़े, मन में ईर्ष्या द्वेष, इन सब को अलग रख के खेल भावना यानी कि उसको हम खेल की तरह खेलें, जिसे हमें सुख मिलता है, जो अच्छा लगता है, उस भावना से हम खेलें। तो ये जो है हमारी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होगा कि हम पूरे अभ्यास से खेलें, पूरे खेल भावना से खेलें और खेल को हमेशा उसके नियमों को जानकर और पूरे नियम से खेलें। ऐसा नहीं कि हम नियम भी तोड़ दें और खेल को बिगाड़ दें। बच्चों, ये जो आप संस्मरण कहानी सुन रहे हैं ये उन्हीं से सुन रहे हैं जो महान खिलाड़ी थे। अभी तक मैंने उनका नाम नहीं बताया है, तो आप सोचते रहिए और बताइए कि कौन हो सकते हैं वो। तब तक हम लोग आगे चलते हैं। अब ये बता रहे हैं बच्चों कि मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहने का अर्थ है कि जो जिस रेजिमेंट में ये थे उसमें पहले से ही लोग हॉकी खेलते थे, लेकिन इनमें रुचि नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित नियम नहीं था। कहने का अर्थ है कि कोई भी हॉकी खेल सकता है और नियम नहीं था का मतलब ये नहीं कि खेल का नियम नहीं था, ये नियम नहीं था कि कोई भी खेल सकता है, कभी भी शुरू कर सकता है, जो नहीं भी जानता है वो भी हॉकी खेल सकता है। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते।
उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। अब नौसिखिया क्या होता है बच्चों? नौसिखिया का अर्थ है नया नया सीखने वाला, उसे कहते हैं नौसिखिया। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये अभी नया नया खेलना सीख ही रहे थे। यहाँ से शुरुआत होती है उनके इस खेल को खेलने का सफ़र। चलिए उनकी कहानी में आगे चलते हैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। बर्लिन कहाँ है बच्चों? जर्मनी में, है ना? उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब बताइए बच्चों, क्या आपको उनका नाम पता है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के हॉकी के जादूगर कौन हैं? बताइए बताइए। और मैं ये बता दूं, सर थोड़ा सा लाइए मेरा। और मैं ये बता दूं कि उन्होंने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 में, 1932 में और 1936 में। बच्चों जब ये खेलते थे ना तो गेंद इनके हॉकी स्टिक से ऐसे चिपक जाती थी कि लोगों को लगता था कि इन्होंने अपनी हॉकी स्टिक में चुंबक लगा रखा है। एक बार तो इनके हॉकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया कि क्या इसमें चुंबक लगा हुआ है क्या। और एक बार जब ये जापान में खेल रहे थे तो लोगों को लगता था कि अरे इन्होंने अपने स्टिक पे गोंद लगा के रखा है क्या। बॉल तो जैसे इनके हॉकी स्टिक से चिपक ही जाती है। इतना रोमांचक और इतना अद्भुत खेल ये खेलते थे और इनके खेल में इतनी कलाकारी थी कि कभी कभी तो इनके प्रतिद्वंदी जो थे वो खेलना भूलकर इनके खेल को देखने लगते थे। अब तो मैं बता ही दूं कि ये कौन थे। ये थे हमारे देश के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। बच्चों इनका नाम हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। और इन्हीं के जन्म दिवस को 29 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिनके खेल को देखकर तानाशाह हिटलर ने भी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यहाँ तक कि अपने देश में इन्हें खेलने के लिए आमंत्रित भी किया था। बच्चों ये जो खिलाड़ी हैं ये जब खेलते थे तो चमत्कारी रूप से बॉल जो है इनके गेंद के आसपास ही रहती है। बॉल जो है इनके हॉकी स्टिक के आसपास ही रहती थी और ऐसा लगता था कि हॉकी स्टिक से बिल्कुल चिपक ही गई है। तो इनके करामाती खेल को देखकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसा इनका इतना अपने खेल पर नियंत्रण हो गया था। चलिए बच्चों अब पाठ में हम लोग आगे भी देखते हैं कि और क्या क्या है। अब इनका कहना है कि इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का मैंने दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। कहने का अर्थ है कि जब ये खेलते थे तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते थे कि मैं हार या जीत रहा हूँ। पहले तो ये पूरी टीम के लिए खेलते थे कि मेरी टीम जीत जाए और मेरा देश, जिस देश के लिए मैं खेलने आया हूँ, वो जीते। और हमेशा ये सिर्फ खुद ही आगे नहीं रहते थे, बाकी जो इनके साथ खेलते थे
उनको भी आगे बढ़ाते थे और आगे करते थे, यहाँ तक कि वो गोल के पास गेंद को ले जाकर उन्हें दे देते थे ताकि गोल करने का श्रेय उन्हें मिल जाए दूसरे खिलाड़ियों को। चलिए आगे देखिए बच्चों, इनका जो खेल है ये विश्व प्रसिद्ध था और इनके खेल से सभी लोग प्रभावित थे और जब ये खेलते थे तो सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इनके खेल को देखते थे। जब ये हॉकी पर गोल पर गोल, गोल पर गोल करते थे हॉकी से, तो इनके नाम 1000 गोल करने का रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने 1000 गोल किया है। तो ये रिकॉर्ड भी बहुत ही अद्भुत है बच्चों। जब आप खेलने लगते हैं, जब आप खेलते हैं, तो आप कभी सोचते हैं क्या कि मैं कोई कीर्तिमान गढ़ रहा हूँ? लेकिन इन्होंने कीर्तिमान बनाए, अपने खेल में कीर्तिमान गढ़े और पूरे विश्व को चौंका दिया। जर्मनी, रूस, जापान, हर जगह ये खेलने गए और अपने खेल से सभी को चौंकाया और इनका नाम इसीलिए हमारे देश में बहुत सम्मान के साथ और बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये अपने खेल में एक आदर्श इन्होंने स्थापित किया और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनका नाम क्या है बच्चों, फिर से बताइए? मेजर ध्यानचंद। चलिए आगे देखते हैं। अब इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं बच्चों। मेजर ध्यानचंद, आप उनकी चित्र देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे। उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और इनकी अद्वितीय खेल शैली और गोल करने की क्षमता ने उन्हें विश्व में प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आपने कहानी में भी देखा और ये भी देखा कि उनके अंदर कितनी धैर्य, कितनी सहनशीलता और कितने नियम से बंधे हुए वो खेलते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके खेल के कारण किसी को भी चोट लगे, किसी को भी नुकसान हो और कोई भी पीछे महसूस करे अपने आप को। तो हमेशा वो अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों को भी आगे करते थे। तो इतने महान थे हमारे मेजर ध्यानचंद। चलिए बच्चों आगे देखिए। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग अब चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए अभ्यास की तरफ कि कौन से प्रश्न उत्तर आपको बनाने हैं। चलिए हम उन कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? इसके सामने एक तारा बनाइए। बच्चों पहले हम कुछ लिखे हुए पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? बताइए, क्या वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, या उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? बताइए, क्योंकि उन्होंने जब दूसरे खिलाड़ी ने उन्हें मार दिया था तो ये तो गोल पर गोल किए जा रहे थे, है ना? तो एक और ऑप्शन है बच्चों कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो यहाँ 4 लाइन में बताइए कौन सी लाइन के उत्तर जो हैं वो सही हैं। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है कि वो कैसे खिलाड़ी थे, कैसे इंसान थे? बताइए।
सोचिए और उसके बाद हम लोग फिर इसके उत्तर को देखेंगे। देखिए, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, यानी कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, क्योंकि खेल तो खेल है, थोड़ी देर के बाद ये ख़त्म होने वाला है और उसके बाद फिर से सभी लोग एक हो जाते हैं, सभी लोग फिर से दोस्ती से, भाईचारे से रहते हैं। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अब इस खेल के कारण एक दूसरे के हम ईर्ष्यालु स्वभाव अपना बीच में लाएं या प्रतिद्वंदी बन जाएं या झगड़ा लड़ाई करें। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो वे जानते थे कि खेल को सही भावना से और खेल की भावना से ही खेलना चाहिए और खेल में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़े को नहीं लाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और उन्हीं विकल्पों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सबसे सही विकल्प है। उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, क्योंकि हॉकी स्टिक की मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है ना, तो उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण या उनकी खेल भावना के कारण। बताइए बच्चों, इन्हें हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया गया? तो इसका उत्तर है कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, क्योंकि हमने बताया था ना कि जब ये खेलते थे तो हॉकी से जब खेलते थे तो बॉल जो है ऐसी लगती थी कि इनके हॉकी से चिपक ही गई है ना, स्टिक से चिपक गई है। और इसको अपने शंका का समाधान करने के लिए कई बार इनके हॉकी स्टिक को तोड़ा गया, कई बार ये जांच किया गया कि कहीं गोंद तो नहीं लगा है ना, कहीं चुंबक तो नहीं लगा के रखा गया है। तो ये तो था उनका कौशल, ना कि उन्होंने इस तरह के चीज़ों का प्रयोग किया था। ये कैसे था? उनकी साधना से, उनके अभ्यास से, कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उस काम में आप बहुत निपुण हो जाते हैं। तो इसी तरह से अब देखिए, अब आपने जो उत्तर चुने हैं उसको अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आप अब जब इस विद्यालय जाएंगे या जब आप खेलने जाएंगे तो इन बातों की चर्चा आप ज़रूर करिएगा कि आखिर इस कहानी में जो प्रश्न थे उसके उत्तर आपने क्यों चुने थे। चलिए हम देखते हैं कि हमने इन प्रश्नों के उत्तर को क्यों चुना था। मेजर ध्यानचंद की सफलता का मूल उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी, यह कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है। देखिए बच्चों, ये विशेषता थी उनकी कि उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया और वे मानते थे कि खेल में गुस्सा अच्छा नहीं है। उन्होंने सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया। यही उनके सफल होने का सबसे बड़ा कारण था, है ना। वे अक्सर गोल का श्रेय साथी खिलाड़ियों को देते थे। ये भी आपने पढ़ा था इस कहानी में। उनका मानना था कि जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है, कि अगर आप कहीं दूसरे देश में खेलने जा रहे हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये सिर्फ ये व्यक्तिगत जीत या हार नहीं रह जाती है, ये पूरे देश की होती है। इसी खेल भावना के कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा और वे दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते बन गए। क्या आप ऐसा खेल खेलते हैं कि सब लोग आपको पसंद करें? आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते ना? हाँ, उनकी यह भावना उनके कौशल और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। कहने का अर्थ है कि सिर्फ खेलते समय ही नहीं, अन्य लोगों से मिलते जुलते समय, बातचीत करते समय या खेल को प्रैक्टिस करते समय, खेल की प्रैक्टिस अभ्यास करते समय भी ये इन्हीं मूल मंत्रों के साथ खेल को खेलते थे।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदान में जब देश में विदेश में खेलने जा रहे हों तो वे ऐसा व्यवहार करते थे। वे हमेशा इतने ही सहनशील, मृदु हृदय और संयम के साथ खेल को खेलते थे। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में या अपने विद्यालय में इस पर चर्चा कीजिएगा और सही अर्थों के संदर्भों को मिलाइएगा। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। आपको मिलाना है लांस नायक का अर्थ क्या है, बर्लिन ओलंपिक और पंजाब रेजिमेंट, सैपर्स और माइनर्स क्या था, माइनर्स टीम क्या थी, सूबेदार और छावनी का अर्थ। और इसके अर्थ यहाँ दिए गए हैं कि स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था और भारतीय सेना का एक पद रैंक है, क्या है, लांस नायक, है ना। या देखिए और इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग उत्तर को भी देखते हैं। बच्चों, ये जो शब्द हैं उसके उत्तर हैं लांस नायक भारतीय सेना का एक पद है, रैंक है। बर्लिन ओलंपिक वर्ष 1936 में, जिसमें मैंने कहा था कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ना, तो बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। और सैपर्स एंड माइनर्स टीम कौन थी, अंग्रेजों के समय एक हॉकी का दल था। सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और छावनी क्या है बच्चों, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और उन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। बुरा काम करने वाला आदमी हर वक्त इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। हाँ, ये लाइन तो थी आपके पाठ्य पुस्तक में, है ना। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो ये एक बहुत ही जीवन के गहरे सत्य को दर्शाती है और यह उस घटना से उपजी थी कि जब एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने गुस्से में आकर ध्यानचंद पर हॉकी से वार किया। जब ध्यानचंद ने बदला लेने की बात कही तो वह खिलाड़ी भयभीत हो गया, परंतु ध्यानचंद ने अपनी श्रेष्ठ खेल भावना का परिचय देते हुए हिंसा के बदले 6 गोल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो इस घटना से न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी नैतिक मूल्यों और क्षमाशीलता के महत्व का पता चलता है। यह दर्शाता है कि सच्चा खिलाड़ी यह है जो अपने कौशल से जीतता है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। बात तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों। ध्यानचंद की यह क्रिया उनकी महानतम खेल के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करती है, जो उन्हें हॉकी का जादूगर बनने में सहायक रही। हमेशा विनम्र रहना। आगे देखिए। और ये जो प्रश्न है बच्चों कि मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ये मेजर ध्यानचंद ने कहा है और इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो यही असाधारण खेल भावना और नेतृत्व गुण इनके इस कथन में स्पष्ट झलकते हैं। वे अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम के हित को सर्वोपरि रखते थे और उनकी यह रणनीति थी कि वे गोल के निकट ले जाकर गेंद को अपने साथी खिलाड़ियों को गोल करने का अवसर प्रदान करें। इस निस्वार्थ दृष्टिकोण से न केवल टीम का मनोबल बढ़ता था बल्कि प्रतिद्वंदियों को भी भ्रमित करने में मदद मिलती थी और एक कुशल नेता की भांति वे अपनी टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते थे। चलिए कुछ और भी प्रश्न बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, यह रवैया खेल के सच्चे मर्म यानी टीम की सफलता और खेल के आनंद को प्रतिबिंबित करता है। उनकी इस विनम्र और टीम केंद्रित दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व भर के खेल प्रेमियों का चहेता बना दिया, जो उन्हें हॉकी का जादूगर कहलाने में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। ध्यानचंद का यह व्यवहार न केवल उनके खेल कौशल को बल्कि उनके महान व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है, जो आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। बच्चों,
आज आपने बहुत ही प्रेरणादायी और खेल के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में इतनी सारी बातें जानी और उनके खेल की भावना, उनके व्यवहार, उनके समर्पण, उनके अभ्यास और उनके खेल को खेलने की भावना के बारे में इतनी सारी बातें आपने देखी और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सीख मिली होगी। साथ ही हमने इस महान व्यक्तित्व के बारे में ये भी जाना कि इन्होंने हमारे देश के लिए 3 बार स्वर्ण पदक जीता था और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बच्चों, इतने महान खिलाड़ी जो हर किसी के लिए एक आदर्श हैं, उनसे, उनके जीवन से, उनके खेल से हम सभी को सीख लेनी चाहिए और आपको भी ऐसे ही संयम, साधना और धैर्यपूर्वक किसी भी खेल को खेलना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए शीर्षक वाले कहानी के साथ और हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।